हेलो गाइस, आज का मेरा क्लासेस में क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसेस एंड साल्ट का पार्ट सेकेंड चलेगा। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़े थे कि एसिड क्या है यानी अम्ल क्या है। आज हम जानेंगे अम्ल की प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जो भी यौगिक होते हैं या पदार्थ होते हैं उसके दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम जानेंगे भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं ये जान लिया जाए पहले कि भौतिक गुण है क्या। तो वे गुण जिसमें पदार्थों की पहचान या संगठन परिवर्तित किए बिना ही अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। और रासायनिक गुण क्या है? तो वे गुण जिसमें पदार्थ की पहचान या संगठन परिवर्तित हो जाती है उससे हम रासायनिक गुण कहते हैं। और ये रासायनिक गुण तभी हम इसका अध्ययन कर पाएंगे जब पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हों या रासायनिक परिवर्तन हो रही हो, तभी हम रासायनिक गुणों का अध्ययन कर पाएंगे। जिसमें हमने आपका एग्जाम्पल लिया है दूध का अगर जो भौतिक गुण अध्ययन करना हो तो ये क्या होता है? व्हाइट होता है, लिक्विड होता है। इसकी संगठन क्या है? संगठन में आपके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यानी पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें बहुत भरपूर मात्रा में। तो ये चेंजिंग नहीं होने वाली। लेकिन जब रासायनिक देखेंगे तो दूध सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा या जब तक रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगी तब तक रासायनिक गुण का अध्ययन करना संभव नहीं होगा। तो ये हुआ। तो उसके बाद आता है भौतिक गुण का पहला पॉइंट कि जितने सभी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक अपवाद कंसेप्ट क्लियर होती है, क्या सभी हम पदार्थों का टेस्टिंग कर पाएंगे? क्या सभी पदार्थों का टेस्टिंग करना संभव है? नहीं है। तो जब सभी पदार्थों का टेस्टिंग करना संभव नहीं है तो उसके लिए हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि एसिड क्या है। तो एसिड के लिए हमने 3 साइंटिस्टों के कंसेप्ट आपको बताया गया था। पहला था आर्हेनियस का कंसेप्ट यानी आर्हेनियस की अवधारणा है। सेकेंड था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का अवधारणा है, जीवन रूस की अवधारणा है। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवादित कंसेप्ट क्लियर होती है कि क्या सभी पदार्थ जल में घुल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं केमिस्ट्री की एक निबंध है लाइफ डिजॉल्व लाइफ, जो जैसा होता है उसी विलयन में घुलना पसंद करता है। यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी इनऑर्गेनिक एसिड है जिसे हम कहते हैं मिनरल एसिड। क्या कहते हैं? यदि मिनरल एसिड है तो इसी जैसा है इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक अम्ल या मिनरल एसिड खनिज अम्ल, तो वैसे ही विलायक में घुलना पसंद करेगा। यदि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलना पसंद करेगा। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आए, अपवाद आए। तब ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं यानी प्रोटॉन त्यागते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो फिर वही कंसेप्ट आया कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो बड़ी तेजी से H+ आयन दे देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड बहुत धीमी गति से H+ आयन यानी प्रोटॉन बहुत धीमी गति से देते हैं। फिर ये कंसेप्ट एक्सेप्शन देके चला गया। तब जीवन लुईस आयोगों ने कहा कि नहीं, जिस कंपाउंड के अंतर्गत में या जिस उदासीन परमाणु या धनायन में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता होती है, वह एसिड होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता होती है वो अम्ल होते हैं। यानी एक तरह से कह लिया जाए ब्रॉन्स्टेड लोरी की जो कंसेप्ट थी कि जो प्रोटॉन त्यागते हैं, क्या करते हैं? प्रोटॉन त्यागते हैं वो एसिड है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो बेस है। तो बेस वाले में यहाँ पर इन्होंने ऋण दिया
और एसिड वाले को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। और इसका ठीक उल्टा कंसेप्ट किसका आ गया, लोइस का, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वह एसिड है। और इन्होंने क्या कहा, वे उदासीन या धनायन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड। तो यानी जब स्वाद की टेस्टिंग यानी टेस्टिंग न कर पाए तो हम इस कंसेप्ट पे चलें, इससे भी स्पष्ट न हो पाए, हालांकि यहाँ तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे सिंपल कंसेप्ट है आपके लिए कि जिस यौगिक में विस्थापनीय हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब कहेंगे सर कैसे विस्थापनीय हाइड्रोजन होंगे, तो ये जो H है इसको मानक मानकर, H को मानक मानकर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई। कौन श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई जिसमें H को मानक माना गया और इसके ऊपर जितने भी धातु आए वो क्या हो, सक्रिय धातु थे और नीचे वाले क्या थे, कम सक्रिय थे। अब ये सक्रिय क्यों हुए, क्योंकि बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं, तो तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले सक्रिय होते हैं और इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव, कौन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव साइन में होती हैं। और कम सक्रिय वाले जो धीमी गति से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स आएंगे वह हाइड्रोजन को उसके यौगिक से पूर्ण रूप से क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे। तो इसलिए जिस यौगिक में H होगा वह मेटल्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, विस्थापित कर दिए जाएंगे। कौन से मेटल्स, वे मेटल्स जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, हाइड्रोजन से क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट कि जो स्वाद में खट्टे हो क्या है, अम्ल है। नीले लिटमस तो ये क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो जो लिटमस पेपर्स होता है वो थैलोफाइट प्लांट्स के बने होते हैं। थैलोफाइट प्लांट्स क्या है, वे पौधे जिसमें पूर्ण विकसित जड़, तना, पत्ती, पुष्प नहीं होते उससे हम थैलोफाइट कहते हैं। और थैलोफाइट के किस पौधे से, लाइकेन। लाइकेन किससे बना है, एल्गी से। किससे बना है, एल्गी और फंजाई से। एल्गी और फंजाई से यानी शैवाल। किससे बना ये, शैवाल धन कवक। इसका हिंदी होता है शैवाल। किससे बना है, शैवाल। ध्यान दीजिएगा, एल्गी को कहते हैं शैवाल, फंजाई को कहते हैं कवक। इन दोनों को मिलने से क्या बनते हैं, लाइकेन, शैवाल। समव्यवस्थित सहजीवता प्रदर्शित करते हैं। यानी एल्गी ग्रीन कलर की होती है, यही थैलोफाइट्स होते हैं। एल्गी ग्रीन कलर की होती है क्लोरोप्लास्ट के कारण और ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन ग्रहण करती है। फंजाई जो होती है किसी भी सबस्टेंस से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये रंगहीन होते हैं। तो ये चिपकने का काम करते हैं किसी भी सबस्टेंस से और ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन ग्रहण करते हैं, यानी सहजीवता प्रदर्शित करते हैं। ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन जो होता है सबसे अच्छा एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है। तो इसी लाइकेन से बनता है हमारा लिटमस पेपर। क्या बनते हैं, लिटमस पेपर, जो कई कलर्स के होते हैं। तो फिलहाल हमें किसको देखनी है, नीले लिटमस को देखनी है। हमारा एसिड जो होता है वह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट जो होता है कि अम्ल जो होते हैं संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अर्थात ये वस्तु, कागज या किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। उसमें आता है आपके H2SO4। जब भी आप लैब में जाएं, HNO3 H2SO4 और तीसरा आपके HCl, ये मुख्य अभिकर्मक हैं आपके प्रयोगशाला में। हर प्रयोगशाला में आपको ये मिलेंगे क्योंकि इनके बिना कोई अभिक्रिया होने वाला नहीं है। जब ये त्वचा पे पड़ते हैं तो ब्लैक कलर का रंग देते हैं, यानी त्वचा जब जलता है तो ब्लैक कलर की हो जाता है।
HNO3 और HCl जलते हैं तो पीले रंग के हो जाते हैं। किस रंग के हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। इसको नमक का तेजाब भी कहा जाता है, इसको सोने का तेजाब कहते हैं। और ये जो होता है किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से राजा जाता है, यानी रसायनों के राजा। अब ये नहीं कि अम्लराज, अम्लराज अलग है, यानी HCl और HNO3 के मिलाने से क्या बनते हैं? अम्लराज। इसमें जितना भी कठोर पदार्थ आप लाइए सबको गला देगा। तो अम्लराज और किंग ऑफ केमिकल में अंतर है। ये H2SO4 है, जिसे हम बैटरी का तेजाब भी कहते हैं, बैटरी में यूज होता है। जो संक्षारक होते हैं किसी भी चीज को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अगला पॉइंट जो होता है कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी इनका जलीय विलयन ऊष्मीय हो जाता है। इसलिए जब भी हम एसिड वाले बॉटल से गुजरे तो ये ध्यान रखें कि एसिड की जो बॉटल है, जो कंटेनर है, उसमें वाटर नहीं मिलाना चाहिए, डायरेक्ट वाटर नहीं मिलाना चाहिए। यदि डायरेक्ट वाटर मिला दे रहे हैं तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड्स हाइड्रोलाइसिस होगी तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऊर्जा निकलेगा। तो हो सकता है कि एक कंटेनर यानी जो शीशे के पात्र में रखे गए हैं वो विस्फोट कर जाए। इसलिए एसिड में डायरेक्ट वाटर नहीं मिलाई जाती, वाटर ले लिया जाता है और उसमें धीरे धीरे क्या मिलाई जाती है? एसिड मिलाई जाती है। अगला है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे सुचालक होते हैं। और अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का। अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें हम कुछ रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन करता है एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल का रासायनिक गुण। अब इस गुण को जानने के लिए सबसे पहले इसका रिएक्शन है। पहला इसका गुण है कि अम्ल धातु से क्रिया करता है। अम्ल धातु से क्या करता है? क्रिया करता है, यानी अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब कैसे? धातु क्या है? तो आपके पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक में फर्स्ट ए, सेकेंड ए ग्रुप और पी ब्लॉक में थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो धातु होते हैं। और बीच में आता है आपका डी ब्लॉक, जिसको हम संक्रमण धातु कहते हैं। यानी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हैं तो उसके आधार पर आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स धातु है और कौन सा नहीं है। एक सिंपल फंडा है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वह निश्चित ही क्या है? मेटल्स है। निश्चित ही क्या है? मेटल्स। ये पहचान होती है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके, तो हमने अभी बताया कि कौन से धातु हाइड्रोजन युक्त यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। तो वे धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में या धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वही हाइड्रोजन को उनके यौगिकों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम ले रहे हैं जिंक और यहाँ पर हम ले रहे हैं H2SO4। तो ये जो जिंक होते हैं ये सक्रिय धातु है, सक्रिय मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्व हैं।
जो संक्रमण धातु कहलाते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। तो ये H2 को विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। तो ये H2 यहाँ पर H2 गैस के रूप में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और ये Zn H2 की जगह पर क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएंगे? जिंक सल्फेट। तो इस तरह से जितने भी मेटल है, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, मेटल्स को ले रहे हैं, तो दूसरा रिएक्शन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम और यहाँ पर हम ले लिए HCl और यहाँ पर क्या बना जाएगा? NaCl+H। लेकिन आप हेडिंग में लिखे हैं कि अम्ल धातु से क्रिया करके H2 बनाता है। क्या बनाता है? H2 बनाता है। यहाँ तो H निकला, ये नवजात हाइड्रोजन है जो किसी न किसी से अभिक्रिया कर बैठेगा, तो फिर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, HCl का 2 मोल HCl ले लें, तो यहाँ पर 2 NaCl हो जाएगा और यहाँ पर H2 गैस। अब समीकरण संतुलित करना है। पहले चैप्टर में आपको बताया गया था कि समीकरण कैसे संतुलित की जाती हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो अनुमान विधि द्वारा यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2, कोलिन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कोलिन तो संतुलित है, सिर्फ सोडियम के आगे 2 लिख देंगे तो समीकरण हमारी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। तो अर्थात अम्ल धातु से जब भी क्रिया करता है तो जो सक्रिय धातु होते हैं उसको हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित करके H2 गैस में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। यानी ये एरो जो दिख रहा है ये गैस ऊपर निकल रहा है। यदि ये एरो कहाँ हो? नीचे हो तो अवक्षेप प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? अवक्षेप प्राप्त होंगे। तो ये रहा आपका पहला रासायनिक गुण, नोट कर लीजिए। दूसरा रासायनिक गुण हम देखेंगे, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करते। फिर बात सुनिए, धात्विक ऑक्साइड तो सक्रिय धातु ही क्रिया करेगा। तो आइए देखा जाए धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना रहा है? धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके यानी यहाँ पर ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड। और एसिड आपके कितने हैं? पहले पार्ट में आपको बताया जा चुका है। मिनरल एसिड जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक रसायन में HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 और यहाँ पर हम ले लें ऑर्गेनिक एसिड। क्या ले लें? ऑर्गेनिक एसिड में हमारा हो जाएगा CH3COOH, HCOOH और भी है ऑक्सैलिक एसिड है COOH, COH। ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। हम कोई भी एसिड धात्विक ऑक्साइड पे ले लेंगे, इसको हम कहते हैं मेटैलिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं भाई मेटैलिक? क्योंकि ये मेटल से कैल्शियम क्या है? मेटल से इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। पहले से जुड़ा ही है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें जो चाहे हम एसिड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑर्गेनिक एसिड ही ले लिए और यहाँ पर हम ले लिए CH3COOH ले लिए। अब देखिए क्या बनेगा। तो जब भी अम्ल मेटैलिक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो जल बनाता है। क्या बनाता है? जल के अणु बनाते हैं। तो आइए देखा जाए, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है? H है। ये तो OH बनते हुए दिख रहा है और हमें धातुक ऑक्साइड से क्रिया कराने पे क्या बनाना है? वाटर्स बनाने हैं। क्या बनाना है? वाटर्स। कैसे बनेंगे वाटर्स? तो हम 2 मोल्स एसिटिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे? एसिटिक एसिड 2 मोल्स ले लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या बना देंगे? H2O। बच गया यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ पर जो बचेगा ये CH3CO- आयन जो बचेंगे वो एसीटेट होंगे और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? कैल्शियम। क्या जुड़ जाएंगे? कैल्शियम। तो जल के अणु भी मिल गए और ये एसीटेट है
इसके साथ क्या जोड़ गया, कैल्शियम, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, जल ही बनाता है। तो हमने आपको एग्जांपल दिखाया कि हमने ऑर्गेनिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ये लाल चीटी में होती है। इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। यही वो एसिड है जो सफेद कपड़े पर लगे दाग को छुड़ाने का काम करता है। तो आप जो चाहे वैसे ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे एक मिनरल एसिड से क्रिया करा के, और यहाँ पर हम धात्विक ऑक्साइड में ले रहे हैं जिंक ऑक्साइड। क्या ले लिए, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम करा दें किससे, HNO3 से करा दें। तो जब भी हम ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो आप सुनते आ रहे हैं कि वाटर बनते हैं, जल बनते हैं। तो यहाँ पर O और H मिलेंगे तो क्या जल बन पाएगा, क्योंकि H है तो 2 मोल्स ले लें, क्योंकि वाटर का सूत्र ही क्या होता है, H2O। 2 मोल्स ले लिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन चला गया, बच गया जिंक और NO3। यहाँ पर NO3 कितने हैं, 2, हाइड्रोजन तो फ्री हो गया, NO3 ट्वाइस। तो इसको कहते हैं हम जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन होते हैं धातुक ऑक्साइड से, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड का। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड का जो अगला पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटालिक कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, मेटालिक कार्बोनेट। अब देखिए मेटालिक कार्बोनेट का सूत्र बनाने का तरीका बता दें आपको। मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। क्या होता है, CO3 कार्बोनेट है। यहाँ पर क्या है, मेटालिक है, कोई भी मेटल ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया सोडियम, बन गया सोडियम कार्बोनेट, यानी मेटालिक। अब यहाँ पर हम मेटल का लिस्ट दे दें आपको लगभग कुछ, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और जिंक, आयरन, टाइटेनियम, ETC जितने मेटल्स हैं यहाँ पर हम रखते जाएंगे। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर सोडियम रख दिया तो क्या हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराएं, तो जब भी अम्ल से क्रिया कराएंगे धातुक कार्बोनेट को तो क्या बनेंगे, धातु है, लवण बनाएगा। CO3 है, एक ऑक्सीजन मुक्त करेगा, 2 अपने पास रखेगा तो CO2 बनाएगा। और यहाँ पर हम कोई मेटल ले लिया, जैसे हमने ले लिया H2SO4, सॉरी अम्ल ले लिए H2SO4, तो H2SO4 यहाँ का ये 2 हाइड्रोजन, और यहाँ हम ऑक्सीजन को ऐसे कर दें CO2 और O कर दें, तो ये पूरा मिलके क्या बना देंगे, H2O। क्या बना देंगे, H2O, सॉरी यहाँ पर हाँ H2O बन जाएगा, H2O निकल गया। यहाँ पर क्या बच गया, CO2 गैस के रूप में निकल गया। बच क्या रहा, सोडियम सल्फेट, NaSO4, सोडियम सल्फेट बना। तो ये लवण बना, क्यों, हमने पहले कहा कि धातु होगा तो लवण बनाएगा। तो ये यहाँ से ये मिला कि जब भी एसिड धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण जल CO2 गैस बनेंगे, लवण जल और CO2 गैस बनेंगे। और उसी तरह से जब भी अम्ल मेटालिक सल्फाइड से क्रिया करेगा, मेटालिक सल्फाइड से, सल्फेट नहीं, सल्फाइड नहीं, सल्फाइड से क्रिया करेगा, तो जिस तरह से यहाँ पर सॉल्ट बन रहे हैं, यानी सोडियम सल्फेट, वाटर बन रहे हैं,
और CO2 गैस बन रहा है। तो जब मेटालिक सल्फाइड होगा तो जैसे हम यहाँ पर ले लें KSO3 पोटेशियम सल्फाइड, क्या ले लिया हमने, पोटेशियम सल्फाइड से हम क्रिया कराएं HCl का, किसका, HCl का। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो हम इसको ऐसे करते हैं और 2 मोल हाइड्रोजन ले लें तो पहला बनेगा हमारा H2O, दूसरा बनेगा KCl और तीसरा बनेगा SO2 गैस। क्या बनेंगे, SO2 गैस बनेंगे। समीकरण देख लीजिए संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 2HCl, क्या है, 2HCl है, यानी कोलिन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 1 है, सल्फर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो कोलिन पूरा हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ किससे पूरा करते हैं, सल्फर से। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 1 3, और यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 2Cl 2 2 4 5, 5 ऑक्सीजन हो रहे हैं इस साइड में, यानी लेफ्ट साइड में 5 ऑक्सीजन और राइट साइड में कितने हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं हम लोग की गड़बड़ी है, जहाँ पर ये बैलेंसिंग पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखें K2, 2 पोटेशियम और 2 सल्फर हो गया, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 2 3 6 ऑक्सीजन है। तो नहीं, यदि यहाँ पर हम ऐसे करें, मेटालिक बाइसल्फाइड से क्रिया कराएं, किससे कराएं, मेटालिक बाइसल्फाइड से क्रिया कराएं, तो हमारा क्या बन जाएगा, अब देखिएगा, पोटेशियम कोलिन KCl, पोटेशियम क्लोराइड H और H, यहाँ से 1 ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O, और यहाँ से क्या बच जाएंगे, SO2। यानी मेटालिक बाइसल्फाइड से क्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं, लवण जल और CO2 गैस बनाते हैं। तो ये रहा आपका रासायनिक गुण, भौतिक गुण रहे। ये अगर आपको समझ में आया हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कमेंट को लिखें, जिससे हम लोग को एनर्जी मिले। समझ में आया कि नहीं आया, या और भी कोई रिएक्शन आपको नहीं आ रहा हो पिछले चैप्टर का, उस रिएक्शन को आप लिखें, ताकि हम लोग आपको उसको अच्छी तरह से बता सकें और आज की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो सके।